बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, हमारा पूर्वोत्तर भारत। यह एक लेख है। तो पूर्व में जो भारत है, यानी कि हमारे भारत में जो पूर्व दिशा में राज्य हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो बच्चों, आप भारत के किन किन राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं? आपका मनपसंद पर्यटन स्थल कौन सा है? शीर्षक से पाठ के बारे में क्या पता चलता है? इन सभी बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत लेख में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा पड़ा है, वैसा पूरी दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ विभिन्न कुलों की अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग तथा अनगिनत संस्कृतियों ऐसा बहुरंगी वितान रचती हैं कि देखने समझने वाला मंत्र मुग्ध होकर रह जाता है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं भारत के उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र हैं उनके बारे में और जानते हैं कि भारत के उत्तर क्षेत्र में यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। दूर दूर तक फैली चाय बागानों की हरी चादर, गैंडे, बारहसिंगे व हिरणों के झुंड, रंग बिरंगे परिधान, मुस्कुराते चेहरे, बौद्ध मठों के घंटों की पवित्र ध्वनियां, इन विशेषताओं का संगम स्थल है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें एक साथ जुड़े इस क्षेत्र के 7 सिस्टर्स के नाम से विख्यात राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं उत्तरी बंगाल के कुछ भाग शामिल हैं। यानी बच्चों, भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं उन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये भारत का यह क्षेत्र अपने भौगोलिक विस्तार में 220 से अधिक नस्ली समूह और प्रकृति के विभिन्न रंगों को समेटे है। प्रकृति ने तो मानो अपना पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर दिया है। अकेले इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन और असंख्य प्रकार की पादप जातियां हैं। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की नवीनतम संस्कृतियों को अपने में समेटे है। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं से सटे होने के कारण यह क्षेत्र एक और भारत का प्रहरी बन विदेशी तत्वों की निर्ममता को स्वयं पर झेलता है, तो वहीं दूसरी ओर सेतु बनकर हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते को प्रगाढ़ करता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की विशेष योजना लुक ईस्ट पॉलिसी और विकास परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। यानी कि बच्चों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वहाँ से विदेशी जो देश हैं नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके जो हमारी सीमाएं हैं उनके साथ सटी रहती हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके बारे में। पहला है असम। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी कि जब हम पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो सबसे पहले जो प्रवेश है वो हम असम में ही करते हैं। सामान्य रूप से माना जाता है कि असम शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह भूमि जो समतल नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अहोम राज्यों के कारण इसका नाम असम पड़ा। यहाँ मंगोलियन, इंडो ईरानी, इंडो बर्मीज, तिब्बती बर्मी नस्लों के और उनके भाषा समूह के लोग परस्पर गुथे हुए हैं। यानी उनकी मूल संस्कृतियों और भाषा के साथ साथ उनके मेल से बनी भाषा संस्कृतियाँ भी खूब प्रचलित है। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है। असम की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं असमिया और बोडो। असम कला, कौशल, संगीत, नृत्य आदि से समृद्ध राज्य है। रेशमी व सूती वस्त्र, धातु, बांस और बेंत की वस्तुओं के निर्माण में असम वासी बहुत कुशल है। यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा रेशम की सूती वस्त्र, बांस, बेंत बनाई जाती है। चित्रकला की तो यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। 7वीं शताब्दी से यहाँ आए चीनी यात्री न्यन सांग ने इसका जिक्र किया है।
असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू मनाया जाता है। इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली यानी भोजन करना। कार्तिक मास यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली बिहू मनाया जाता है। कंगाली यानी गरीबी। यह वह अवसर होता है जब नई फसल तैयार नहीं होती और पुराने अनाज के भंडार खाली होते हैं। तीसरा बिहू अप्रैल के मध्य बोहाम यानी बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसे बुहागी या रंगाली यानी रंगीन बिहू कहा जाता है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बैसाख का रंगाली बिहू है। यह पूरे बैसाख चलता है। बैसाख यानी अप्रैल में। इसमें बिहू नृत्य की प्रतियोगिताएं होती हैं। बिहू ऐसा उत्सव है जिसमें लगभग पूरा असमी समाज शामिल हो जाता है। असम में बांस के जंगल और चाय के बागान खूब हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाने वाला एक सींग का गैंडा असम की मुख्य धरोहर है। यानी कि असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है और यही असम की एक धरोहर है। मानस टाइगर रिजर्व और मनेरी टाइगर रिजर्व अन्य अभयारण्य हैं। पक्षियों की कई प्रजातियां तथा दुर्लभ हाला गिब्बन नामक लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो ये है असम। आइए पढ़ते हैं अगला राज्य मेघालय। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघ को हम कहते हैं बादल और मेघालय यानी कि जहाँ पर बादल ही बादल है। देश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम इसी राज्य में स्थित है। इस राज्य का 1/3 भाग वनों से ढका है। मेघालय पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिलों खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स के साथ गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। मेघालय में खासी, जैंतिया और गारो जनजातियों की अधिकता है। इसमें से सबसे अधिक संख्या में है खासी जनजाति, लगभग 50%। यहाँ की अधिकांश जनजातियों में मात्र सज्जतात्मक व्यवस्था है। यहाँ वंश परंपरा तथा उत्तराधिकार स्त्रियों से चलता है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मान्यता दी जाती है वो स्त्रियों को ही दी जाती है। यह परंपरा खासी, जैंतिया एवं गारो तीनों जनजातियों में प्रचलित है। यहाँ परिवार की छोटी बेटी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है और परिवार के बुजुर्गों तथा बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी ही होती है। नृत्य संगीत सभी जनजातियों की जीवन शैली का अभिन्न अंग है, तो मेघालय भी उसका अपवाद नहीं है। यानी बच्चों, मेघालय एक पूर्वी राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आगे है नागालैंड। नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। नागा नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहते हैं, इसलिए यहाँ रहने वाले नागा नाम से पुकारे जाने लगे। नागाओं की 16 जातियाँ हैं। सबकी अलग अलग वेशभूषाएं हैं जिनमें उनकी पहचान हो जाती है। इनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और ज़्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं जो इनकी वेशभूषा का ही हिस्सा सा लगते हैं। नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। दृष्टि पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इनकी आंखें मंगोलों जैसी नहीं होती। नागा नाचने गाने के शौकीन तथा उत्सव प्रेमी होते हैं। नागालैंड अपने कोहिमा वार के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में जापानी फौजों को यहीं रोका गया था। इस युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसे पूर्व का स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य में साक्षरता का स्तर 7% से ऊपर है। तो ये था नागालैंड। आगे है मिजोरम। मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। मी मतलब लोग, जो मतलब पहाड़ी, रम देश। मिजोर लोग मूलतः कौन है, कहाँ से आए, इसका कोई ठीक पता नहीं चलता।
ऐसा माना जाता है कि ये लोग बर्मी के चिन पहाड़ों से भारत में आए, लेकिन उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है। इस क्षेत्र में लुसाई पहाड़ियां हैं जो बहुत ऊंची नहीं हैं, लेकिन सदा हरी भरी रहती है। मिजोरम देश का अकेला राज्य है जहां कोई बेघर नहीं है, यानी सबके पास घर है। यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है, यानी कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो केरल में है, लेकिन उसके बाद अगर कोई राज्य है तो वो मिजोरम ही है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। शहरीकरण में मिजोरम देश में दूसरे स्थान पर है। इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई पुई है, जो बर्मा के चिन राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होते हुए बर्मा यानी म्यांमार में प्रवेश करती है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है। म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जलमार्ग की तरह प्रयोग किया जाता है। मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता तथा सबके प्रति संभाव रखना इन लोगों का विशेष धर्म है। यानी जो मिजोरम के लोग हैं वो बहुत ही सरल जीवन जीते हैं और उनके अंदर करुणा, दया की भावना है। मिजो दूसरों के हित में आत्म बलिदान का श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिजो समाज परस्पर बड़ी संगता के साथ जुड़ा है। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है, यानी लिंग को लेकर, यानी पुरुष और स्त्री को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक समान होते हैं। पूरे गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत, संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि है। अगर वाद्य यंत्र ना भी हो तो भी वे ताली की आवाज पर भी गा लेते हैं। आगे है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में से एक है। महामाया त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का सबसे तीसरा छोटा राज्य है, यानी कि भारत के राज्यों में तीसरे नंबर पर जो छोटा राज्य आता है वो त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और इसी कारण इसे त्रिपुरा कहते हैं। भारत में विलय से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। आज़ादी से पहले 1300 वर्षों तक यहाँ बर्मन शासकों ने शासन किया। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है, जिनमें प्रमुख हैं त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर आदिवासी के ये लोग हैं। जंगली जानवर से रक्षा के लिए ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बांग्ला संस्कृति की प्रधानता है। बंगाली घरों में होने वाली उल्लू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ जाती है। कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ हर घर में दिखाई देते हैं। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात है, ऊना कोटी में चट्टानों पर उत्तीर्ण असंख्य मूर्तियां, जिनमें से अधिकतर शिव की हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक कम से करोड़ ऐसी मूर्तियां हैं जिनको किसने बनाया, ये कैसी बनी, इसको लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। आगे पढ़ते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता रहा, मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद तथा उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इसके ही आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 7% घाटी में है और 40% पहाड़ी क्षेत्रों में है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पाड़ते जनजातियों का कस्बा है, जो मैदान में मेइती का। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मेइती लॉन है। इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया गया है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्र में जन जन में व्याप्त है।
मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से इसका प्रमुख स्थान है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी होती है। यह अत्यंत कोमल, भाव प्रधान तथा गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंदास जैसे भव्य कवियों की रचनाएं ही ज़्यादातर इसके साथ गीत रूप में पाई जाती हैं। तो ये था मणिपुर। आगे पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत, यानी वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्लों की जितनी विविधता है उतनी पूरे एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की ही है। यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम भी बहुत कठिन है। प्रायः हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25% है। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और असमी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है। अरुणाचल के लोग बुनाई कला में निपुण हैं और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशेष शैली है। आगे है सिक्किम। आइए पढ़ते हैं सिक्किम के बारे में, जो उत्तर पूर्वी भारत में ही है। 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राज्य है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार गुरु रिम्पोचे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए थे। उस समय वहां कोई राजा नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वालों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उत्तर पूर्व का यह अकेला नेपाली बहुल राज्य है। यहाँ 11 सरकारी भाषाएं हैं, जिनमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है और इसके अलावा भूटिया, लेप्चा, लिम्पू, नेवारी, राई, गुरुंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुमवर को भी मान्यता प्राप्त है। यानी कि यहाँ पर सरकारी 11 भाषाएं बोली जाती हैं सिक्किम में, और सबसे ज़्यादा मुख्य जो भाषा वो नेपाली है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक एकमात्र बड़ा शहर है। गंगटोक में स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी यानी नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। समुद्र से 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरताशी नामग्याल ने 1948 में की थी। यहाँ तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिष के अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सी पांडुलिपियाँ हैं। गंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है, जहां से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। तो बच्चों, ये थे कुछ राज्य जो उत्तर पूर्व यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।